नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। देखिए, इस वक्त देश की राजनीति में जो हो रहा है और विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस हद तक पहुंच गए हैं एक दूसरे के खिलाफ, इतना तो 10 साल में कभी भी नहीं था कि अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम राहुल गांधी को कह रही है देशद्रोही, ये राजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। और अब इसमें सोनिया गांधी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी ले आई है कि सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ी नहीं जो देश के हितों के खिलाफ काम करता है, जो कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी मानता है, उसकी आजादी की तरफदारी करता है। और राहुल गांधी उसमें को प्रेसिडेंट के तौर पर उस संगठन में उस भूमिका में रही। अब साथ साथ आपने सुना होगा एक शब्द बार बार इस पूरी चर्चा में, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देना चाहता है, भारत में राजनीतिक अस्थिरता चाहता है। तो ये डीप स्टेट कौन है, कौन चलाता है इसको, ये आज हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, रोज की तरीके से। सर, बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ वैभव सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वैभव, बहुत स्वागत आपका भी। और अभिषेक सुधीर जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सुधीर जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, ये राहुल गांधी को देशद्रोही कहना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें जितने किरदार बताए जा रहे हैं, एक जॉर्ज सोरोस का नाम तो लोगों को सुना सुना लग रहा है कि भाई साहब, जॉर्ज सोरोस और उसके जुड़े हुए संगठनों से राहुल गांधी भी किसी तरीके से जुड़े हैं या उनके मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं। अब सोनिया गांधी का नाम भी ले आए हैं उसमें। यानी सोनिया गांधी एक है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसमें को प्रेसिडेंट थी। ये कश्मीर को अलग करने की बात ये करता था और सोनिया गांधी उसमें को प्रेसिडेंट बनी रही। आज बीजेपी ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया, वहां नाम नहीं लिया, लेकिन बाहर जाकर के सोनिया गांधी का भी नाम इसमें लिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सीधे सीधे देश विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है। सर, नहीं, आप देखिए, जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, उसके बाद अलग से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा नहीं है कि केवल कहीं जो है कानाफूसी के स्तर पर या इस तरह से या किसी बहुत छोटे नेता ने लगाया हो। मतलब ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड हो गया। तो इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया। जो आरोप लगाए केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात, जॉर्ज सोरोस की बात नहीं है, अमेरिकन डीप स्टेट का नाम लिया। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी, विदेश मंत्रालय, उनकी दूसरी संस्थाएं, वो सब हिस्सा हैं डीप स्टेट का। अमेरिकी एम्बेसी का आप रिएक्शन देखिए, वो एक तरह से एंडोर्समेंट है बीजेपी के आरोप का। वी आर डिसअपॉइंटेड। बस ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हम ऐसा कुछ करते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो आप डिसअपॉइंट किस बात से हुए कि भारत ने और भारत की रूलिंग पार्टी ने आखिरकार नाम ले लिया आपका, इस बात से कि ऐसा आरोप लगा आप पर, इस बात से? आखिर आपको स्पष्ट तो करना चाहिए ना कि किस बात से आप दुखी है, कौन सी बात आपको बुरी लगी, और यह बताना चाहिए कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो आप सही गलत पर तो बोल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बात तो सही है, लेकिन इसको पर्दे में रहने देना चाहिए था। आपने इसको जाहिर करके गलत किया। तो बाकी दुनिया, देखिए, सब लोग जानते हैं ये, मतलब क्लैरिटी के लिए, व्यूअर्स के लिए, बीजेपी का आरोप सीधे है किस पर? मतलब इस पूरे इन सारे किरदारों के बीच में इनके टॉप पर किसको है जिसको निशाना बनाया कि वो भारत को अस्थिर करना चाहता है? अमेरिका को सीधे कह रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय को कह रहे हैं, डीप स्टेट को कह रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट होता है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लोग हैं, CIA के लोग हैं, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, और जो संस्थाएं उन्होंने इस तरह से क्रिएट की हैं, उन सब की बात हो रही है। आप दुनिया देखिए, ये सबको मालूम है कि अमेरिका किस तरह से रिजीम चेंज करवाता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक मिला क्या इराक में? वो ढूंढ रहे हैं, सद्दाम हुसैन के मुंह में ढूंढ रहे थे, दांतों में खोज रहे थे कि रखा हुआ है कहीं। और बाकी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कीजिए। आप लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बारे में सोचिए, होमी जहांगीर भाभा की मौत के बारे में सोचिए, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बारे में सोचिए, और उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद जो है राजीव गांधी की हत्या के बारे में सोचिए, और अभी बांग्लादेश में जो
तख्ता पलट हुआ उसके बारे में सोचिए। सबके पीछे डीप इन स्टेट। सबके पीछे डीप स्टेट है, और ये जिसको ओपन सीक्रेट कहते हैं वो है, सबको मालूम है। 100 से ज्यादा जो पाक- इसरो के साइंटिस्ट मरे। हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ? पहली बार पाकिस्तान में हुआ जब से पाकिस्तान बना है कि उनका आईएसआई का चीफ जेल में है। आप आईएसआई का चीफ उनका जेल जा सकता है, इस बात की कल्पना कर सकते थे? यह ताकत है अमेरिका के डीप स्टेट की। उसको बात भारत की नहीं है सिर्फ, उसको दुनिया में कहीं भी राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहिए, कहीं भी नेशनलिस्ट नहीं चाहिए, कोई मजबूत लीडर नहीं चाहिए, ऐसा लीडर जिसको मैनिपुलेट न कर पाए। तो दूसरे देशों को छोड़िए, खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके कहे से नहीं चलते हैं, वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसलिए आप देखिए, भारत जितना इस डीप स्टेट के खिलाफ है, और अब बोला है भारत, डोनाल्ड ट्रंप तो और पहले से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो खत्म कर दूंगा इसको। तो डीप स्टेट की अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया है। तो जाते जाते जितना कर सकते हैं, ये जो शुरू हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर, ये सब कोशिश है कि जाते जाते किसी तरह से करो। सीए का जो आंदोलन था सीए के खिलाफ, या वो तथाकथित किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, वो सब भारत में अस्थिरता पैदा करने अमेरिका के लिए। की सरकार और ये डीप स्टेट अलग अलग चीजें मानते हैं या नहीं मानते हैं? अलग है। अलग अलग हैं, लेकिन सरकार का एक हिस्सा भी है। आप पूरी सरकार को उसमें नहीं पेंट कर सकते, लेकिन सरकार का एक बड़ा हिस्सा भी उससे जुड़ा हुआ है। इसको मोदी जैसा स्ट्रांग लीडर भारत में नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। इंदिरा गांधी जैसा भी नहीं चाहिए था। आपको लगता हो कि ये जो कहानी बताई जाती है कि 2 उनके सिख गार्ड थे, उन्होंने हत्या कर दी, वो स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे, वो फैक्ट्स हैं, वो गलत नहीं है कुछ। लेकिन इंदिरा गांधी को बर्दाश्त करने के लिए यूएस का डीप स्टेट बिल्कुल तैयार नहीं था। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? क्या? इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे अगर ये सो कॉल्ड डीप स्टेट है, और आज हम उसी कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये डीप स्टेट के पुर्जों के साथ या संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मान के चल रहे हैं कि एक परिवार में अगर एक अच्छा आदमी हुआ तो बुरा कोई होगा नहीं, लायक हुए लोग तो नालायक होंगे नहीं। राहुल गांधी पर आरोप के बारे में बाद में सोचिए। राहुल गांधी के स्टेटमेंट देखिए, जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के स्टेटमेंट देखिए, रिपोर्ट्स देखिए, वहां वो बोलते हैं 24 से 48 घंटे में उसी मुद्दे को, उसी बात को राहुल गांधी उठाते हैं। ये एक बार हो तो कोइंसिडेंस मान सकते हैं आप, बार बार हो तो इसका मतलब डिजाइन है। बिना डिजाइन के कैसे ये हो सकता है? ठीक है कि बार बार जो है वो जो बोल रहे हैं उसी को आप यहां दोहरा। आज मैं चलिए डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में हूं, क्योंकि आज आरोप बड़े गंभीर हैं जो लगाए जा रहे हैं। भाई विपक्ष के नेता के ऊपर देशद्रोह का इल्जाम, इससे बड़ा और क्या होगा? तो आर्गुमेंट आना चाहिए। तो अब जैसे मुझसे किसी ने कहा कि भाई अगर जॉर्ज सोरोस ने तो खुला बोल रखा है कि मैंने $1 बिलियन प्लेज किया हुआ है भारत में, मुझे ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहिए, ये फासिस्ट सरकार बोलते हैं वो। जॉर्ज सोरोस कहता है मुझे ये सरकार नहीं, मैं यहां पे डेमोक्रेसी को दोबारा लाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के होते वो नहीं हो सकती। ठीक है, उसका गोल भी नरेंद्र मोदी रिजीम को हटाना है, राहुल गांधी का गोल भी नरेंद्र मोदी रिजीम को हटाना है। इससे राहुल गांधी देशद्रोही कैसे हो गया? देखिए, इसमें मैं आपको एक बहुत जो प्रदीप जी ने बातें की उसमें 1-2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत स्ट्रांग लीडर था, ठीक है, पाकिस्तान में। उसको बर्दाश्त करने को यूएस डीप स्टेट तैयार नहीं था, उनकी मर्जी से उसको फांसी दे दी गई, ठीक है। लेकिन आज जब भी बिलावल के ऊपर कोई बात आती है, या बिलावल की फैमिली पे कहीं कोई बात आती है, या बिलावल के क्लोज एसोसिएट्स को जब अपनी जान बचानी होती है, तो वो कहां जाते हैं? उनको असाइलम कहां मिलता है? अमेरिका में मिलता है। तो आपका ये जो आर्गुमेंट था कि चूंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ थे तो राहुल गांधी के भी खिलाफ ही होंगे, सपोर्ट में नहीं होंगे, ये आपके पड़ोस में भी आप देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, हमारे यहां 100 से ज्यादा इसरो के साइंटिस्ट मार दिए गए और संदिग्ध हालत में मरे पाए गए। आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे मरे। तो वो किसने मारे? उनकी जांच आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि
एक ऐसे स्टेट ने, एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको मारा जो उस काम के एक्सपर्ट थे। उनका एक्सपर्टीज है इस बात पे कि वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो पाए, कभी भी चीजें उन तक ट्रेस बैक ना हो पाए। ये किसी आम क्रिमिनल के या आईएसआई जैसी रोग एजेंसीज के बस की बात नहीं है। आईएसआई आज कुछ करती है, कल सारे सबूत इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं, कल सुबह 12 घंटे के अंदर आ जाते हैं। तो वो किसने मारे, ये भी आप देखिए। तीसरा, जॉर्ज सोरोस की जितनी भी एनजीओ, आप $1 बिलियन इंडिया की बात कर रहे हैं, पिछले 25 साल में उस इंसान ने 1 लाख करोड़ $11 बिलियन से ज्यादा पैसे प्लेज किए हैं दुनिया में सिर्फ रेजीम चेंज कराने के लिए, कि उसको कोई सरकार कहीं नहीं पसंद है तो उसको वो सरकार हटानी है। जिस वो देश से गया हुआ है, हंगरी से, बुडापेस्ट का रहने वाला है, हाँ। वहां की सरकार ने पूरे हंगरी में बैनर और पोस्टर लगाए उसके खिलाफ कि ये हमारे यहां पे डिस्टेबलेशन क्रिएट कर रहा है। हंगरी के अंदर 1930 में जन्म हुआ था, नाजी परसिक्यूशन से बच के भागा हुआ आदमी है वो, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023 में हुई, 2023 में हुई, जहां पे उसने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के उनको क्रिटिसाइज किया। ये क्यों है? क्योंकि वो जो डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट अमेरिका में से एक कंपनी है, मैं नाम ले लेता हूं, ब्लैक रॉक, ठीक है। वो असली में पढ़ता हूं, थ्योरी चलेंगी, दुनिया में सब कुछ ब्लैक रॉक करता है, ठीक है। अमेरिका को भी कंट्रोल ब्लैक रॉक कर रहा है। 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स वो अकेले मैनेज करती है कंपनी, ठीक है। 18 ट्रिलियन डॉलर, भारत की कुल जीडीपी 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर की है, वो 18 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एक कंपनी एसेट्स मैनेज कर रही है। तो उनके पास जो वेल्थ है, उनके पास जो फंड्स हैं टू क्रिएट न्यूसेंस, टू क्रिएट डिस्टेबलाइजेशन। आप अपने पड़ोस में देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी बोल चुका हूं कि आप अपने पड़ोस में देखिए कहां रेजीम चेंज नहीं हुआ। नेपाल में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ, डोनाल्ड लू का तो नाम लिया था, श्रीलंका में हुआ, मालदीव्स में हुआ, म्यांमार में देख लीजिए। म्यांमार में आपके यहाँ इतना बड़ा सरदर्द बना हुआ है कि इतनी ड्रग स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग हो रही है वहां से, बिकॉज ड्रग्स और आर्म्स एक साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। मणिपुर में आज जाकर के इंटरनेट बहाल हुआ है, आपकी इंडिया टीवी पे जो है न्यूज फ्लैश कर रही थी। तो ये कैसे इतना लंबा ये सस्टेन कैसे किया क्राइसिस? क्योंकि वो म्यांमार से सारे हथियार, सारे ड्रग्स इंडिया में भेजे जा रहे हैं। कौन भिजवा रहा है? वही डीप स्टेट भिजवा रहा है, उसको ही डिस्टेबलाइज करना है। तो आपका जो नेतृत्व है, जो चीन के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, जो पाकिस्तान में बालाकोट कर दे रहा है, जो जब श्रीलंका में बैंकरप्सी आ रही है, उनको लग रहा है कि अब हम इसको टेक ओवर कर सकते हैं, इंडिया वहां पे $5 बिलियन फंड दे करके उस कंट्री को दोबारा स्टेबलाइज कर दे रहा है अपने पड़ोस में। तो इस तरह की चीजें उनको नहीं समझ में आ रही। नहीं, देखिए, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिनको भारत का बढ़ना पसंद नहीं आ रहा, या भारत में एक बड़ी एक राष्ट्रवादी सरकार हो, नेता हो, उनको अच्छा नहीं लगता होगा। मेरा कंसर्न इस वक्त भारत के ऑपोजिशन पर इससे है। जी। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने, भाई, ये 2 संस्थाओं के नाम नहीं, OCCRP का नाम ले रही है बीजेपी, बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उनका कहना है भाई OCCRP को फंड जॉर्ज सोरोस करता है, और OCCRP जो चीज लिखती है, जो आरोप लगाती है, राहुल गांधी उसको एम्पलीफाई करते हैं। OCCRP की फंडिंग सोरोस अमेरिकन स्टेट से, स्टेट डिपार्टमेंट से होती है। सोरोस का भी नाम लिया उसको, अमेरिकन स्टेट और सोरोस करते हैं। OCCRP एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। अगर उसने तथाकथित भी कह लीजिए, अगर उसने कोई लेख छापा, अडानी गड़बड़ कर रहा है या कुछ और गड़बड़ हो रहा है, और वो भारत के ऑपोजिशन ने उस बात को उठाया कि देखिए भी भारत के हितों से जुड़ी हुई बात है, या ऐसी ऐसी रिपोर्ट छपी है विदेश के अंदर, उससे राहुल गांधी गलत हो जाता है? देखिए, मैं वकील हूं, तो मैं एक लीगल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक कंस्पिरेसी होता है, हमारे पुराने आईपीसी में सेक्शन 120B होता था। ये एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, साजिश है, षड्यंत्र है। तो कौन है इस कंस्पिरेसी में? पहले हम लेते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष इंडिया के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो अमेरिका जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं। उज्बेकिस्तान गए थे राहुल गांधी 1-2 साल पहले। वहां उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी एक लेडी जिसका नाम था समांथा पावर। समांथा पावर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कैबिनेट में थी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस गवर्नमेंट टू यूनाइटेड नेशंस थी। समांथा पावर एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती है जिसका नाम है USAID। USAID is the biggest funder of OCCRP. Today USAID works under Biden administration. Biden administration के नीचे ही काम करता है। जब ये शपथ ग्रहण होता है, अभी देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया है, उस शपथ ग्रहण में क्या लिखा हुआ है संविधान में?
अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई विल डिफेंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी यानी क्या? हमको 1950 में जब हमने संविधान अडॉप्ट किया था, हम एक सॉवरेन देश बन गए थे। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, यानी फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप इस देश में अगर आप अलाउ करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देश के, तो यू आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद है, और आप फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को आप पिकअप करते हो, और सिर्फ पिकअप नहीं, वो आपके पीसी को अब उनके वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम किया है ओसीसीआरपी ने। आप टाइमिंग की बात सोचिए, या पेगासस हो, या ये जो अदानी मामला हो, हिंडनबर्ग का मामला हो, राफेल। सेशन के 2-3 दिन पहले, सेशन सोमवार को शुरू होता है तो ये रिपोर्ट फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे को रिपोर्ट आ जाता है, हंगामा मच जाता है, फिर सेशन वॉश आउट हो जाता है। देयर इज अ डायरेक्ट नेक्सस, एक लिंक है, ये कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र है, साजिश है। इल्हान ओमर का नाम सुना होगा, वो जो यूएस में शी इज वो इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स में। इल्हान ओमर गई थी पाकिस्तान, मिली थी इमरान खान से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी। उसके बाद सिर्फ 6 महीने बाद मुलाकात हुई इल्हान ओमर की राहुल गांधी के साथ। इल्हान ओमर कश्मीर की आजादी की बात करती है, और हमारे राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी जो इल्हान ओमर से मिलता है, एंटी इंडिया फोर्सेस, ये जो टुकड़े टुकड़े फोर्सेस है, अब ये इंटरनेशनल ये खान मार्केट गैंग, अब कहते हैं, आप कह सकते हैं डीप स्टेट गैंग ही बन चुका है, एक इंटरनेशनल मामला है। हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो अभी एक फॉरेन एजेंट की तरह यहां काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी डीप स्टेट के एक एजेंट बन चुके हैं। अब जो बाइडेन के साथ क्या हुआ आप देखिए, नोइंगली अननोइंगली देखिए, अगर नोइंगली तो देशद्रोही है, अगर अननोइंगली है तो वो मूर्ख है, और क्या बोल सकते हैं। पर गुना, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं देश के खिलाफ है। अब जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, ओसीसीआरपी, आप आरोप यही है ना कि सर जी, एक अदानी के बात में बोल देता हूं। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, हर बार जब अदानी पे राहुल गांधी हमला करता है, स्टॉक मार्केट नीचे हो जाता है, अदानी का स्टॉक नीचे हो जाता है। आप अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देश की इकोनॉमी के खिलाफ काम। मैं इस पे एक डिस्टिंक्शन डालना चाहता हूं। वही जो आरोप जो लगाए राहुल गांधी ने, जो लगाए, आप कह रहे हैं वो आरोप कहीं बाहर से सप्लाई हो रहे हैं जी, और वो लोग कर रहे हैं जो इंडिया को खुश नहीं देखना चाहते, इतना ना प्लेन। सिर्फ सप्लाई नहीं, सप्लाई कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी मोदी जी की जगह ले सके, ताकि राहुल गांधी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका तो लक्ष्य प्राइम मिनिस्टर बनना ही है। अब अगर राहुल गांधी ने पेगासस का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा पेगासस का मुद्दा ओसीसीआरपी ने उनको दिया, लो भाई बोलो पेगासस पे बोलो। आरोप क्या था? आरोप यह था कि भारत की सरकार जिसकी वो चाहती है उसकी जासूसी कराती है फोन में सॉफ्टवेयर डाल के। अभी गंभीर आरोप है, गलत सही तो जांच में पता चला होगा। आरोप बड़ा संगीन था। तो अगर भारत का अपोजिशन उस बात को जिम्मेदारी क्या थी? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग कह रहे हैं कि हमारे फोन में ये स्पाई वायरस है, वो अपना फोन जांच के लिए दे दे। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? फोन में और बहुत कुछ होता है सर, तो वो डिलीट कर दे जो वो नहीं दिखाना चाहते। फिर वो रिकवरी का डर होता है सर। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी रिकवरी से आप डरे हुए हैं? भाई या तो आप आरोप न लगाइए, आरोप लगाइए तो फिर कहिए कि इसकी तह तक पहुंचिए और बताइए, हम अगर दोषी हैं तो हमको आप सजा दीजिए। राहुल गांधी का अपना फोन सबमिट ना करना जांच के लिए, ये तो एक बात हो गई। राहुल गांधी क्या ये विषय नहीं उठा सकते? नहीं, जरूर कोई भी उठा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस इश्यू पे, ईवीएम की बात, फैसला बाद में फैसला दिया है ना अभिषेक जी, फैसला बाद में आया। हाँ, आरोप लगा, जांच कमेटी ऐसा है उसके बाद कि फैसला। हम जो है सौरव शर्मा पर कोई आरोप लगाना चाहते हैं, तो हमको जो है अगर किसी ने बता दिया, हमने वही बोल दिया। हम ये देखेंगे ना कि इसमें सच्चाई क्या है। अब कोई हमसे कहे कि जो है फला तारीख को वहां मौजूद थे और फला तारीख को आप हमारे साथ थे, फिर भी हम आरोप लगाएं तो इसका क्या मतलब? मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। यही अडानी का मुद्दा अभी जो सबसे ताजा है, आपके 4 राज्य सरकारों को रिश्वत देने की कोशिश की। अगर राहुल गांधी सीरियस होते तो पता करते कौन सी राज्य सरकारें, वो भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नाम दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तो उनमें से कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। तो आप दरअसल सेल्फ गोल कर रहे हैं।
सिर्फ इसलिए कि आपको मोदी से बदला लेना है, लड़ना है, जो भी कहना अब चाहिए। अडानी के ऊपर बिजनेस मैल प्रैक्टिस का आरोप लगाया, विदेश में लगा मान लें, तो क्या और भाई वो अपना पैसा जो है गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये आरोप है, तो इसमें भारत का विपक्ष ना मान नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप FCRA का तो सुना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पिछले 10 साल से मोदी जी ने 2016 में सोरोस का फंडिंग इंडिया में बंद कर दिया। सिर्फ 3 करोड़ दे पाया सोरोस पिछले 8-9 साल में। तो जब सोरोस यहां फंडिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये OCCPR के थ्रू और राहुल गांधी के थ्रू अपना एजेंडा बढ़ा रहा है। और आप कह रहे हो तो मामला उठा सकते हैं ना, उसमें क्या है। पर मैं वही तो आपको कह रहा हूं, एक नेक्सस है। ये जाके US में जाते हैं, UK में जाते हैं, उज्बेकिस्तान में जाके समानता पावर से मिलते हैं, इल्हान ओमर से मिलते हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस से आप मिल रहे हो। सौरभ जी, दिस इज संविधान के खिलाफ है, ये देशद्रोह है, ये सेडिशन है, ओवरथ्रो ऑफ इंडियन स्टेट की बात है। एंटी मोदी और एंटी इंडिया सिनोनिमस है क्या? डेफिनेटली एंटी मोदी और इंडिया में डिफरेंस है, पर अगर आप संवैधानिक पथ पे हो और आप एक विदेशी ताकतों के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये संविधान के खिलाफ है। दिस इज अ क्राइम, दिस इज ट्रीजन, दिस इज ट्रीजन। अंग्रेजी में कहते हैं देशद्रोह है ये, दिस इज ट्रीजन। देखिए, राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ गए चाइनीज एम्बेसी, वहां मिले चाइना के एम्बेसडर से, जब गलवान हो रहा था उस दौरान गए, वहां पर जाकर के मिल के आए। प्रोटोकॉल ये है, परंपरा ये है कि जब भी विपक्ष का कोई नेता किसी दूसरे देश की एम्बेसी में जाता है, वहां पे जाकर के वहां के एम्बेसडर से मिलता है, तो आकर के होम मिनिस्ट्री में ब्रीफ करता है, बताता है कि हम वहां गए थे, हमारी वहां पे इन विषयों के ऊपर एम्बेसडर से चर्चा हुई। जितना उसको बताना होता है कम से कम वो उतना बताता है, जो नहीं बताना होता है उससे पहले भी डीब्रीफिंग होती है। डीब्रीफिंग होती है। ये में एक कि जा रहे हैं आप, तो भारत का पक्ष क्या है, हाँ। ये आपको मालूम होना चाहिए। और आने के बाद पद पे आप देश बिना परमिशन आप देश छोड़ के नहीं जा सकते। और आप जब आते हैं वहां से मिलने के बाद, तो ये एक राजशाही, ये परिवार तंत्र, आप इसको क्या देशभक्ति कह लीजिए, देशद्रोह कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, अब वो जाना तक जरूरी नहीं समझते। मीडिया में शोर उठता है, लोग बोलते हैं कि भाई जाइए, जाकर के बोलिए, बताइए होम मिनिस्ट्री को, MEA को बताइए कि क्या बातें हुई। एक परिवार पहले डिनाई कर देते हैं। हाँ, पहले डिनाई किया, चाइनीज एम्बेसी उसको कंफर्म करती है कि हाँ आए थे मिलने, और वो फोटो लीक करते हैं। चाइनीज एम्बेसी ने फोटो लीक की, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जाएंगे भी नहीं, गए भी नहीं बताने। एग्रीमेंट जो साइन हुआ आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का, वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या लिखा है उस एग्रीमेंट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस केस में? उसके बाद आप आ जाइए, जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे जॉर्ज सोरोस का, कि भाई जॉर्ज सोरोस भी मोदी को हटाना चाहता है और राहुल गांधी भी मोदी को हटाना चाहते हैं, तो इसमें देशद्रोह क्या हो गया? तो अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए मैं भी शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री मोदी भी शहबाज शरीफ को हटाना चाहते हो और इमरान खान भी शहबाज शरीफ को हटाना चाहते हो, लेकिन मोदी जो है वो इमरान खान को पैसा दे रहे हो या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हो, NGOs का सपोर्ट दे रहे हो, नैरेटिव का ग्लोबल सपोर्ट दे रहे हो इमरान खान को, और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ हट जाए, तो ये इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान में ट्रीजन लगेगा या नहीं लगेगा? अमेरिका के एनिमी स्टेट है भाई। हर स्टेट, इंडिया के बाहर का कोई भी स्टेट हो, फ्रेंड्स कौन होते हैं? म्यूचुअल फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। न दोस्त होते हैं न दुश्मन होते हैं। आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो आपके दोस्त हैं, आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते हैं। कांग्रेस ने ये कहा कि अपने पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए विपक्ष को, राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के साथ अपने संबंध को करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक महीने में सब बदलने वाला है। स्टेट डिपार्टमेंट के नए हेड होंगे मार्को रूबियो, जो फ्लोरिडा के सेनेटर है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बदलता है, जैसे हमारे मिनिस्टर होते हैं, वहां भी मिनिस्टर बदलता है, पर बाबू लोग बदलते नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी डीप स्टेट काम करता है, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी काम करने नहीं देगी डीप स्टेट। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरे चुनाव में, मतलब हम पूरी तरीके से ट्रंप कैंप में आ गए ना। नहीं, अब देखिए हमारे लिए ये भी सोचिए, ट्रंप से उम्मीद है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के कैंप में आ गए। हाँ, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहां रहने से सर्व होता है। बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी है। डोनाल्ड ट्रंप आज वही काम करने लगे जो बाइडेन की सरकार कर रही थी। भारत उनके साथ नहीं होगा। अभी जो अदानी के खिलाफ इंडाइटमेंट जो है, जब राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है, तो वो किस लिए नारा दिया था? भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए।
भारत की एकता संप्रभुता की रक्षा के लिए। इंडिया अगर और F-21 उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद भी वो रुके नहीं। जब पब्लिक ने रिजेक्ट किया उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बैकफुट पर आए, वरना रुके नहीं वो। तो आप कोई भी मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया हो पिछले 10 साल में, उसको उठाकर देख लीजिए। विदेशी ताकतें जो चाहती हैं, जो उनका डिजाइन है, उससे और राहुल गांधी का जो एजेंडा है, दोनों परफेक्टली मैच करते हैं। इसको क्या समझा जाए? प्रदीप जी, मैं एक छोटा सा सवाल रखना चाहता हूं। अगर इंडिया राफेल के बजाय कोई भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म, चाहे उस समय चाहे वो लॉकहीड मार्टिन जो F-21 बेचना चाह रही थी वो, या बोइंग का कोई फाइटर जेट खरीद लेता उस MMRCA की जो डील थी, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, चौकीदार चोर है का नारा नहीं आता भारत में। तो राहुल गांधी इल्जाम नहीं लगाते कोई? हाँ, बिल्कुल नहीं लगाते, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों के भी एसेट मैनेज करती हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये जो सारी बड़ी हेज फंड्स हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस का भी फंड है। जॉर्ज सोरोस क्या करते हैं? हेज फंड ही तो मैनेज करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सारा एक दूसरे में इंटरट्वाइंड है। ये इतना प्रॉफिट मार्जिन कहां से निकालते हैं? अब जैसे आप तो ये सब बहुत स्पेक्युलेटिव और बिल्कुल स्पेक्युलेटिव नहीं, कॉन्स्पिरेटोरियल नहीं साउंड कर रहा है। बिल्कुल नहीं है, ये यथार्थ है। आप जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को कभी सुनिए बैठ के, और काश पटेल जो इनको FBI के चीफ के लिए नॉमिनेट किया गया है ट्रंप के द्वारा, उन्होंने बैठ करके इसके ऊपर 2-2 घंटे की टॉक्स दी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो फाइल्स देखी हुई हैं, मैं तो इंटेलिजेंस की नेशनल कमेटी में डिप्टी चीफ था, मैंने तो फाइल्स देखी हुई है कि ये किस तरह से इंटरफेयर करते हैं अफेयर्स में, और अपने हित साधने के लिए ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और ये स्टेट डिपार्टमेंट और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग ये दूसरे देशों में छेड़खानी करते हैं, यहां तक कि अपने प्रेसिडेंट्स को भी मरवाते हैं। उन्होंने कहा कि साथ में जो बैठे थे पहले से, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि CIA ने जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो है असैसिनेट किया होगा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु हैज सीन द फाइल। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये जो ट्रंप कैंप की आप बात करते हैं ना, हम ट्रंप के कैंप में नहीं है। अब सीरिया में जो हो रहा है, ट्रंप ने क्या बोला ट्विटर पे, एक्स पे, कि जो सीरिया में हो रहा है हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहां हो रहा है होने दो। कहा कि हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे लीडर आए जो सारे अपने अपने देश के अपने अपने सॉवरेनिटी का सम्मान करे। भारत एक गणराज्य, राइट, गणतंत्र है, तो आप यहां इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया में फॉरेन फंडिंग अलाउड है? नहीं अलाउड है ना, एक कारण होता है ना, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। हमारी न्यूज, आवर न्यूज शुड नॉट हैव एनी फॉरेन कंट्रोल। इसीलिए तो आजादी की लड़ाई हमने लड़ा था कि फॉरेन कंट्रोल ना हो, वरना हम BBC ही देख लेते। आज भी यही तो मामला है। अब US एम्बेसी ने मना कर दिया कि ये OCCRP को कोई फंडिंग हम नहीं करते, और सर ने जैसे बोला, और हमारा कोई एडिटोरियल उसमें रुझान नहीं है, या हम एडिटोरियल कंट्रोल नहीं करते। इट वाज अ वेरी सॉफ्ट, जो लिख रहा है वो वेरी सॉफ्ट। नहीं भाई, जो लिख रहा है। सवाल फंडिंग नहीं करते, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फंडिंग करते हैं कि नहीं। आपके बजट का कितना पैसा जाता है ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की खोज कर लाई हुई रिपोर्ट नहीं है। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है। मीडिया पार्ट ने किया। तो एक और चीज है, जैसे डिप्लोमेसी में क्या होता है, अगर आप किसी देश से नाराज हो तो एम्बेसडर को आप बुलाएंगे। क्या वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया था व्हाइट हाउस? जब अब भाजपा ने आरोप लगाई है, ट्विटर पे लगाई है, हर जगह PC में लगाई है, बहुत बड़ी मामला है कि आप अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में आरोप लगा रहे हो कि वो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ काम कर रही है। तो नहीं, आपने डिनाई तक नहीं किया। डिनाई तक नहीं है, ठीक से कि बोला ये कि हम झूठ है, डिसअपॉइंटेड, गलत है। पर क्या एम्बेसडर को समन किया गया था? नहीं किया गया था। अब जैसे कनाडा में कुछ होता है तो हम कैनेडियन एम्बेसडर को यहाँ दिल्ली में समन करते हैं ना, कि आके, और उनको यू गिव देम अ ड्रेसिंग डाउन, बोलते हैं कि आप क्या हो रहा है आपके देश में, ऐसे क्यों बोल रहे हो। किसी ने वॉशिंगटन में हमारे एम्बेसडर को बुलाया? क्या बाइडेन ने कोई स्टेटमेंट दिया? और देखिए, नहीं, तो हमने क्यों नहीं किया? हमको बुलाना चाहिए था अमेरिकन एम्बेसडर को कि तुम इसको फंडिंग करते हो, ये भारत के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हो। देखिए, गवर्नमेंट और भाजपा में अंतर होता है। भाजपा पार्टी है, और नहीं, ये तो सच बात यही है, भाजपा एक पार्टी है और एनडीए अलग होता है। भाजपा कुछ भी आरोप लगाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगी। मैं आपको बताऊं, अगर सौरभ जी, अगर एक्चुअली कांग्रेस पार्टी और ये स्पेशली आज की जो गांधी फैमिली है, इसके ऊपर अगर ये सरकार अगर जेन्युइनली अगर इन्वेस्टिगेशंस बिठा देना, ये इनके जो काम है, इनके जो कृत्य हैं,
सरकार का काम देश चलाना भी है, वो डिस्टेबलाइज नहीं भी करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि देश में ये क्योस खड़े हों। इन्होंने किया है क्योस ना, किसान आंदोलन, हरियाणा के जितने बड़े किसान आंदोलन के नेता थे उन्होंने बैठ के बोला नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कांग्रेस पार्टी, हमने इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हार गई। एक सेल्फ एडमिशन कर लिया कि हमने कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए किसान आंदोलन खड़ा किया था। और इस तरह देश में और दुनिया में क्या क्या मतलब धारणा, परसेप्शन क्या बना कि पूरे देश का किसान परेशान है और ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में है, हरियाणा में भी एक हिस्से में, बाकी देश का किसान कोई आया क्या दिल्ली? 13 महीने चला था आंदोलन। बाकी राज्यों में क्यों नहीं किसान सड़क पे आ गए? उनको कोई परेशानी नहीं थी। और सौरभ जी एक छोटी सी बात और कहूंगा, हर चीज को ना हमारे यहाँ पे ये कह देते हैं ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब मुझे बताइए कि जो काश पटेल ने जितनी बातें करी हैं, अगर वो कांग्रेशनल अप्रूवल हो जाता है, वो एफबीआई के डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आप मुझे बताइए तो क्या वो एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो एफबीआई का डायरेक्टर बन जाएगा? क्या हम ये मान लें? क्या अगर तुलसी गैबर्ड इंटेलिजेंस की चीफ बन जाएंगी तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट जो है वो बन जाएगी? एलॉन मस्क जो अगर इन सबको कंट्रोल करेंगे ऊपर बैठ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, वो भी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है। लास्ट में एक चीज कहूंगा कि ग्लोबल जो पावर्स होती है ना, जो डीप स्टेट जैसी, ये उनके हाथ में होता है। सीरिया में जो पहले अल कायदा वाले जो टेररिस्ट हुआ करते थे वो आज रिबेल्स हो गए हैं। आज रिबेल्स हैं वो, कल तक अल कायदा के टेररिस्ट थे वो, ठीक है, उनका नाम बदल दिया गया, अल कायदा से एचटीएस कर दिया, तो रिबेल्स हो गए। जो कोल्ड वॉर में फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रीगन उनको बुला के बिठाता था अपने बगल में और खाना खिलाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, कहता फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो 9/11 के बाद वो टेररिस्ट बन गए। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल पावर्स है, डीप स्टेट है, ये नाम बदलते रहते हैं। और इंदिरा गांधी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भारत की रूलिंग पार्टी भारत के मुख्य विपक्षी नेता के ऊपर देशद्रोही का होने का आरोप लगा रही है और उसके पीछे वो एक हिस्ट्री भी बता रही है, तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल होगी। ये तो देश एक्सपेक्ट करता है आपसे। हम आप कैसे मान लें कि नहीं हो रहा है कुछ? ये आपको तब पता चलेगा जब जांच होगी, उसके सबूत मिलेंगे और वो प्रोसिक्यूशन तक जाने लायक मामला बनेगा। उससे पहले सरकार क्यों बोलेगी? सौरभ जी, उससे पहले पॉलिटिकल मामला है, तो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। सोचने की चीज ये भी है कि इनको सफलता, चुनावी सफलता तो नहीं मिल रहा है ना इस मामले से, अदानी के मामले से, फिर भी उठा रहे। कोई मजबूरी है? क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन में आप देखिए, सपा या टीएमसी, वो तो अदानी के मामले उठा नहीं रहे। ये क्यों उठा रहे हैं? क्या कुछ मजबूरी है? मैं बता देता हूं उसका जवाब। ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अडानी जाकर के अफ्रीका में पोर्ट्स खरीद रहा है। अडानी जाकर के स्ट्रेटेजिक एसेट है वो क्रिएट कर रहा है। वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्रिएट कर रहा है, इंडिया की ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार कर रहा है। जिबूती में, बाकी अफ्रीका में, यूरोप में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्रूशियल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो खड़ा होने के लिए तैयार है, ठीक है, वहां पे वो ये अडानी अंबानी ये बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि ये दो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन फील्ड्स में, भारत को एक सुपर पावर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है। दूसरे देशों में जाके एयरपोर्ट्स ले रहे हैं, तो दूसरे देशों में जाके एयरपोर्ट्स ले रहे हैं, बना रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। भाई आपको खुश होना चाहिए कि हमारे देश की कंपनी उससे तकलीफ वहां की डीप स्टेट को है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पावर है दुनिया में, ग्लोबल फुटप्रिंट है, वो मजबूत हो रहा है। तो वो डीप स्टेट ने, क्योंकि सोरोस जैसे लोग पाल रखे हैं, ठीक है, पैसा, क्योंकि वो कमा के पैसा सोरोस को देते हैं और सिस्टम को यूज करके, फिर सोरोस उसका एक शेयर उठा करके सोरोस जैसे लोग बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। हिंडनबर्ग जैसी कोई एक कंपनी है उनके पास 1,500 कंपनियां हैं। सोरोस के पास ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से लेकर के, सोरोस फाउंडेशन से लेकर के दर्जनों एनजीओज हैं। आप कह रहे हैं, आपने सवाल पूछा कि अगर अडानी का मुद्दा उठा के कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, फिर भी राहुल गांधी क्यों अड़े हुए हैं? आपने जवाब दिया क्योंकि इसमें उसी डीप स्टेट के हित जुड़े हैं जो इनको कमजोर करना चाहता है, अडानी के जरिए भारत को कमजोर करना चाहता है, और राहुल गांधी उसकी बिडिंग कर रहे हैं, यही ना? तो आप भारत के विपक्ष के ऊपर एक किस्म से डीप स्टेट का पेरोल पे होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूं, एक तरह से लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं, एक तरह से क्या बड़ा ऑब्वियस है। नेशनल टीवी बैठ के लगा रहा हूं। संबित पात्रा ने तो वही, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से लगा रहा हूं, और मैं तो धन्यवाद देता हूं भगवान का कि भाजपा नींद से जाग गई है, उनको ये चीज दिखाई दी। हमारे जैसे लोग ये साल भर से चिल्ला रहे थे, ये चीजें हो रही हैं आपके यहाँ, ये कराई जा रही हैं पिछले 4 साल से। शाहीन बाग हो आपके यहाँ पे, जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आता है, दिल्ली आना होता है, उसी दिन दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं। कैसे हो रहे होते हैं? 5 साल से 7 साल से दंगे नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप के जिस दिन आना है उस दिन दंगे होंगे। कैसे? इसका मुझे जवाब चाहिए।
किस तरीके से किसान आंदोलन से आंदोलन खड़ा हो किस जाता तरह है। के मुद्दे उठा रहे हैं। भारत सरकार एलआईसी में कुछ शेयर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, आप कह रहे हैं एलआईसी बेच दिया, एलआईसी खत्म हो गई, स्टेट बैंक खत्म हो गया। ये कोई जिम्मेदार नेता देश का बोल सकता है क्या? वो जिस अमेरिका दिन स्टेटमेंट दिया था उस दिन से आज में एलआईसी और स्टेट बैंक दोनों के प्रॉफिट कहां पहुंच गए? आप कह रहे बेच दिया, तो आपने जब मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट किया था तो बेच दिया था, देश में बिक गया था। और अमेरिका कितनी जाकर के कंपनियों प्राइवेट, कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का कांग्रेस के समय में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ? किसी ने आरोप लगाया कि देश बेच रहे हैं? अमेरिका जाकर के अभी बोल के आए थे ना कि सरदार जो है सर पे पगड़ी नहीं पहन सकेंगे, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकेंगे, नहीं पहन पाते हैं, नहीं पहन पाते। वहां लंदन में जाकर के बोल के आए थे कश्मीर के बारे में। तो और इनकी पार्टी के सब कुछ छोड़ दिया। एनएसी क्या थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। दैट वाज क्या अ डीप थी स्टेट, NSE? वो एक इंडियन डीप स्टेट की था। प्राइम मिनिस्टर के सर के ऊपर, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के सर के ऊपर जो है कि उसके सुपर बॉसेस बिठा दिए गए जी। और उस एनएसी के जितने मेंबर थे, जरा उनका पोर्टफोलियो निकाल करके आप इंडिया टीवी पे चलाइए, कहां से पढ़े हैं, कहां पे काम किया है, किन किन एनजीओ से पैसे खाए हैं, जरा चला दीजिए। अभी सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक और उसको और ताकत देने की कोशिश थी। बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी थी कि एनएससी का चेयरमैन जो भी होगा उसको किसी भी मिनिस्ट्री की फाइल देखने का अधिकार होगा। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर जैसे आपने सब किरदार बता दिए, पीछे से कौन कौन क्या क्या हमने साजिश कर रहा है। हमने ऐसी कौन सी चीज बताई है जो घटित नहीं हुई है? सब पब्लिक डोमेन में है, कुछ छिपी हुई बात नहीं है। अब बीजेपी ने इस मामले को पब्लिकली उठाया, वैभव कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब तो आज पार्लियामेंट में बीजेपी ने इस बात को उठाने की कोशिश की थी, नहीं हो पाई वो बात। अब इसमें ये देखना होगा कितनी गंभीरता से और बीजेपी जो है इस मामले को टेकअप करती है, या एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक छोड़ दिया। वाक्य प्रधानमंत्री का याद कीजिए इस लोकसभा के पहले सेशन में, जी, इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देंगे। तो ये वही हुआ है, वही हो रहा है, हुआ नहीं है, अभी शुरुआत। इब्तदाई शहर होता है क्या? सत्र भी लंबा है, अभी है 10 दिन है। नहीं सत्र तो आते रहेंगे, अभी बहुत कुछ। अब भाई ये सरकार 5 साल तो चलनी ही है, आप देखिए 5 साल में क्या क्या होता है। तो मतलब हमारे प्रोग्राम में सनसनी बनी रही। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपका प्रोग्राम में बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया वैभव, आपका अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।